Welcome to the channel Exam Proof always with you, and we'll see today peace and conflict with China. This is the part 2 of India's foreign policy or India's external relations. चाइना एक बहुत ही इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना की जो आज रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। और जिस तरह से आगे का सिनेरियो दिख रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है इस एरिया में, उससे लगता है कि ये कंपटीशन और ये जो कड़वाहट है ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई थी चाइना के साथ रिलेशनशिप की, तो ये इतनी कड़वी नहीं थी, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दोस्ती भरी थी। क्योंकि नेहरू जी ने ये एक स्लोगन भी दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई। हम इंडिया और चाइना का कुछ इस तरह का प्रेम था कि हम लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई बन के रहते थे। और जब 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ, आपको बता दूं कि चाइना में 1911 से सन यात सेन जो है वो डेमोक्रेसी ले आए थे। बट आफ्टर दैट माओ जेडोंग 1949 में कम्युनिस्ट रूल ले आए थे और उन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। तब जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो कुछ उन चुनिंदा कंट्रीज में से, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिन्होंने उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया। क्योंकि आपकी गवर्नमेंट को जब तक बाहर की कंट्रीज का रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं, जब तक वो आपको पहचानेगी नहीं, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती। तो जो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं सबसे पहले वही पहचानती है। तो इंडिया वॉज वन ऑफ देम। और इसके अलावा इंडिया ने चाइना को इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट चल रहा था, जो उनका टाइम चल रहा था, उसमें भी हेल्प की। इवन एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनके लिए जिस चीज़ के लिए उनको आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, उन्होंने परमानेंट सीट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की चाइना को दे दी थी। इंडिया को वो सीट ऑफर हुई थी और उन्होंने कहा था हमें न दीजिए, आप चाइना को दे सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्यों, जो कि आज भी जिस चीज़ का हमको प्रॉब्लम है, अगर हम लोग परमानेंट सीट होती हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो आज कुछ और ही बात होती। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चाइना ब्लॉक कर देता है, चाइना की बीइंग द वर्स्ट कंपटीशन ऑफ इंडिया। तो और इसके साथ ही चाइना एक बेटर पोजीशन पे है उस परमानेंट सीट की वजह से, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। कुछ उनके कलीग्स थे, आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे होम मिनिस्टर भी थे और डिप्यूटी पीएम भी थे। उनको वल्लभ भाई पटेल थोड़ी दूर की सोचते थे और थोड़ी प्रैक्टिकल सोचते थे। वो प्रैग्मेटिक होके चलते थे और ऐसे लीडर थे जो भावनाओं में नहीं बहते थे और उन्हें पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चेताया भी था कि आप प्लीज चाइना के साथ थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। इवन वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त भी चेताया था जब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में लेकर के जा रहे थे, जो कि काफी टाइम लगे, अब जाके 370 हटा एंड ऑल दैट। लेकिन अभी भी वो जो कश्मीर का मुद्दा है, कहने का मतलब है वो वहां पर ले गए थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त भी कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, हम यहीं पर निपट लेंगे, किसी तरह से पूरा कश्मीर ले लेंगे, आप वहां पर मत जाओ। मगर व्हेन ही वेंट, तो दिस इज समटाइम्स ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड। सो ये चीज़ थी। और नेहरू को बिल्कुल भी, जो पंडित नेहरू है, उनको बिल्कुल नहीं लगा था कि चाइना हम पर इस तरह से हमला कर देगा। जब 1962 में उन्होंने किया था, उन्हें तो ऐसा लगता था कि चाइना तो हमारा दोस्त है, चाइना के साथ तो दोस्ती बना करके चलो। तो इवन जब चाइनीज बॉर्डर पे हमारी आर्मी भी नहीं लगी हुई थी, हमको इतना विश्वास था, कुछ थोड़ी बहुत पैरामिलिट्री जो कि मतलब आर्मी नहीं होती पूरी तरह, वही थोड़ा बहुत हमारा जो एरिया है वो गार्ड करती थी, पूरी तरह से आर्मी भी नहीं थी। हमें इतना विश्वास था चाइना पे। फाइनली पंचशील का अग्रीमेंट साइन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था।
कि दोनों कंट्रीज़ में शांति बनी रहे, दोस्ती बनी रहे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहे, दोनों देश आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था पंडित नेहरू और चाइनीज़ प्रीमर वहाँ के जो लीडर हैं झाउ एनलाई के साथ 29 अप्रैल 1954 में, ताकि दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। लेकिन ये कुछ ही टाइम रहा, आगे चाइना ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और हमारी जो ये सोच थी बड़ी ही भलाई वाली और बहुत ही अच्छी दोस्ती मेंटेन करने वाली, वो बहुत महंगी पड़ी। अगर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली होती पंडित नेहरू ने, तो शायद इस सिचुएशन को टाला जा सकता था, क्योंकि 1962 का जब वॉर हुई तब हम लोग तैयार नहीं थे, हमारी आर्मी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी चाइना को लड़ने के लिए, मगर चाइना पूरी आर्मी के साथ बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं हमने चाइना को बहुत ज़्यादा मिस अंडरस्टैंड कर लिया और उसके रेपरकशंस, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेहरू को पर्सनली भी फेस करनी पड़ी। वील सी दैट। ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है तिब्बत का। तिब्बत पर हम पहले बढ़ें इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप उसकी लोकेशन देख लें। सो वेल वी आर हेयर एट तिब्बत। यहाँ पर आप देखिएगा ये आपको दिख रहा है, ये रहा तिब्बत, इसकी कैपिटल थी ल्हासा। ये है बाकी का चाइना। अब हुआ क्या, ये है तिब्बत, ये है चाइना, ये है इंडिया। तो अब हुआ क्या, तिब्बत 1950 तक एक अलग नेशन था, मगर 1950 में ही चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और एक जो हिस्टोरिकल बफर था इंडिया और चाइना के बीच में, यानी कि इंडिया और चाइना को जिस चीज़ ने अलग कर रखा था, उनकी जो बाउंड्रीज है, तिब्बत ही एक ऐसा कंट्री था जिसने इंडिया और चाइना को बाउंड्रीज वाइज अलग कर रखा था, वो खत्म हो गया था। तिब्बत भी चाइना का पार्ट हो गया था। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना धर्मशाला, ये क्यों लिखा हुआ है? धर्मशाला एक्चुअली हिमाचल प्रदेश का एरिया है, जहाँ पर जब तिब्बत का ऑक्यूपेशन हुआ और 1959 में जब स्थितियाँ बदतर हो गई, खराब हो गई, तब काफ़ी सारे तिब्बतन रिफ्यूजीज़ इंडिया में आए थे और धर्मशाला में बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ थे। इवन आई हैव माई क्लासमेट ऑल्सो, शी इज़ फ्रॉम तिब्बत, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश से है, मगर हर एथनिसिटी इज़ तिब्बत, सो आई नो दैट वेरी पर्सनली। तो ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया ये तिब्बत था और चाइना ने हमेशा इस पर क्लेम किया है। तिब्बत के लोग कहते हैं हम लोगों का इंडिपेंडेंट कंट्री है, मगर चाइना ने हमेशा क्लेम किया और 1950 में चाइना ने तिब्बत को हथिया भी लिया था। अब इंडिया ने ये कहा कि इंडिया ने ये कोशिश की चाइना को ये समझाने की कि आप प्लीज़ तिब्बत को इंडिपेंडेंट रहने दें, लेकिन हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया हुआ था जिसके 1954 में, जिसके एक क्लॉज के मुताबिक हमको एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवर्निटी को समझना है, रिस्पेक्ट करना है। मतलब कि उनकी टेरिटरीज पे बेमतलब टांगे नहीं अड़ानी, उनके डिसीजंस पर, उनके इंटरनल अफेयर्स में घुसना नहीं है ज़्यादा। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हम पीसफुली रह सकें, जिसकी वजह से इंडिया ने कहा कि चलो अब तिब्बत ले लो, फिर ठीक है, डन, मान ली गई। मगर दलाई लामा आए थे, इंडिया आ गए इसके बाद 1956 में चाइनीज़ लीडर प्राइमर झाउ एनलाई के साथ जब वो आ रहे थे इंडिया में विजिट करने, तब दलाई लामा ने भी उनको अकम्पनी किया, उनके साथ ही आ गए और उन्होंने नेहरू को बताया कि तिब्बत में क्या हाल चल रहे हैं। लेकिन चाइना ने इंडिया को अश्योर किया कि चिंता मत करो, हम तिब्बत को ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, यानी कि उनको एक स्पेशल वो देंगे कि उनके पास कुछ हक रहेंगे, कुछ ऑटोनॉमी रहेगी, हम पूरी तरह से उन पर वो नहीं करने वाले, कुछ देंगे, उनको शांति देंगे, चिंता मत करो। लेकिन 1958 में आर्म्ड अपराइजिंग हो गई तिब्बत में अगेंस्ट चाइनीज ऑक्यूपेशन। दैट मीन्स कि जो चाइना है, चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर ली, हथियार उठा लिए गए तिब्बत में। तो चाइना को सप्रेस कर दिया गया, चाइना को दबा दिया गया। चाइना को नहीं दबा दिया गया,
चाइनीज फोर्सेस ने इन आर्म्ड रिबेलियंस को, जो कि तिब्बत के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, चाइनीज फोर्सेस ने इन आर्म्ड रिबेलियंस को दबा दिया बहुत गंदी तरह से। ठीक है, तो ये सब जब हुआ तो 1959 में दलाई लामा इंडिया आ गए और उन्होंने कहा प्लीज़ हमें बचा लो। तो दलाई लामा को इंडिया में घर दे दिया गया और उनके साथ ही बहुत सारे तिब्बतन्स भी इंडिया आ गए थे। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, आप कैसे दलाई लामा और बाकी तिब्बतन्स को आने दे रहे हो, आप तो एंटी चाइनीज़ एक्टिविटीज़ जो है वो सपोर्ट कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। तो ये चीज़ हुई। अब धर्मशाला, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजी लोग रहते हैं। दलाई लामा ने भी धर्मशाला को ही अपना एक घर बना लिया। देखो, चाइना की बात करें तो चाइना ने बड़ा कहा कि हम लोग तिब्बतन कल्चर का सम्मान करेंगे, उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी देंगे, उनको ये कोशिश करेंगे कि उनको भी थोड़ा वो रूल करने देंगे और थोड़ा बहुत। लेकिन चाइना ने कोशिश यही की है कि तिब्बत को जितना हो सके दबाया जाए। देखो, दलाई लामा जो होते हैं वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, है ना। तो अब अगला दलाई लामा, इनका एक सिस्टम होता है। कैसे ये लोग दलाई लामा चुनते हैं कि ये एक छोटे बच्चे को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये अगला दलाई लामा होगा, और वो जो छोटा बच्चा है उसको ट्रेन किया जाता है दलाई लामा बनने के लिए। मतलब आप कोई भी उठ करके दलाई लामा नहीं बन सकता, कोई एक रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब ऐसे ही एक छोटा बच्चा रिकॉग्नाइज किया गया कि इस बच्चे को हम बड़ा होकर के दलाई लामा बनाएंगे, इसको ट्रेनिंग देंगे, तो चाइना ने वो बच्चा हाथों हाथ गायब कर लिया। अब वो बच्चा कहाँ है, नोबडी नोज, किधर है किसी को नहीं पता, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि अगला दलाई लामा हमारी उसमें काम करे। क्योंकि अगर वो बच्चा जो कि दलाई लामा ने ही खुद चुना है या उन्हीं के एसोसिएट्स जो है उन्होंने ही चुना है, वो तो तिब्बत के हक में रहेगा ना। ऐसा बच्चा होना चाहिए जो हमारे हक में रहे। वो चाहते हैं हम लोग अपॉइंट करें दलाई लामा। इसके अलावा वो चाइनीज लोगों को भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तिब्बत में जा जाके सेटल हो, ताकि वहाँ के तिब्बत का जो कल्चर है वो थोड़ा चेंज हो, चाइना के साथ ज़्यादा इंटीग्रेशन हो। और तिब्बतन कल्चर को भी बहुत ज़्यादा दबाया जाता है वहाँ पर। और मतलब कहने का ये है कि तिब्बत अब पूरी तरह से चाइना बार बार ये कोशिश होती है तिब्बत को थोड़ी बचाव करने की। इवन मेरी सिटी में यहाँ पर तिब्बत मार्केट भी लगता है, हालांकि अब वो लोग टैग नहीं लगाते, मगर पहले उनके टैग के पीछे ये लिखा होता था तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिमूव्ड दैट टैग, लेकिन यही है कि अभी भी लोग तिब्बत के लिए लड़ते हैं। इवन जो दलाई लामा है उनकी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी कहा जाता है, कि वो एग्जाइल में रहकर, यानी कि बाहर रहकर तिब्बत से गवर्नमेंट चला रहे हैं। मगर नेवरदलेस वहाँ पर जो राज करता है, जो असली राज है, वो चाइना का ही है। और चाइना पूरी कोशिश करता है कि तिब्बत लोगों को ऊपर ना उठने दे। सो दिस इज द थिंग एंड दिस हाउ द स्टोरी ऑफ तिब्बत एंड हियर। ओके, now is the Chinese invasion 1962। देखो, 1962 से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी तकरार हुई थी। जैसे कि जब चाइना ने तिब्बत का टेक ओवर किया तब इंडिया ने दलाई लामा और बाकी लोगों को, जैसा आपने ऊपर पढ़ा, तिब्बतन लोगों को शरण दी थी। तब चाइना ने ये कहा कि इंडिया एंटी चाइनीज एक्टिविटीज होने दे रहा है, जो कि सही नहीं है। हम में लड़ाई हो गई। ओके, सो ये चीज़ हुई। अब जो दूसरी चीज़ थी जिसमें प्रॉब्लम आई, जो कि इंडिया और चाइना के रिश्ते, जिस चीज़ ने, पहली तो तिब्बत हो गई, दूसरी चीज़ जिसने इंडिया और चाइना के रिश्ते खराब किए वो थे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में थे। अब इंडिया ने ये कह दिया कि जब हम लोग गुलाम थे तब ये बॉर्डर मैटर सब सेटल हो गया और गुलामी के टाइम की चीज़ ही चलेगी। चाइना ने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली चाइना की पॉलिसी है बाकी देशों के अंदर घुसे आना। मतलब
वो सिर्फ इंडिया की नहीं, उसके आसपास के जितने देश हैं वो सब में घुस करके अपना टेरिटरी क्लेम करता है कि ये तो हमारी जमीन है। चाइना ये क्लेम ही करता है, मतलब उसकी पॉलिसी है वो इतना एग्रेसिव है कि वो जो उसके आसपास उसे दिख जाता है, उसके आसपास उसको भूटान दिख गया तो वो डोकलाम में आ गया, ये मेरी टेरिटरी है, ये है वो है। जहां पर वो दिखता है ना, उसके आसपास जो दिखता है उसे, वो मेरी टेरिटरी है। वो कहता है साउथ चाइना सी पूरी तरह से मुझे दे दो, मेरा ही है, किसी देश को नहीं मैं आने दूंगा। तो ये तो चाइना की पॉलिसी है जो कि इंडिया के साथ भी वो अपना रहा था शुरू से। अब मैं आपको वो दो एरियाज दिखाती हूँ जो चाइना क्लेम करता है, और एक एरिया जिसमें से चाइना ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है और दूसरे एरिया को वो साउथ तिब्बत कहता है। तो लेट्स सी, वापस आ गए हम इसी मैप में। यहाँ पर आप देख रहे हो कश्मीर का कुछ हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, इंडिया का पार्ट। अब ऐसा कश्मीर तो नहीं देखते ना, तो ये जितना भी पार्ट मिल गया है दैट इज अक्साई चिन, जो कि चाइना ने 1962 की वॉर में हथिया लिया था। ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है जो इंडिया का भी यहाँ पर नहीं है, जो कि चाइना में ये दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है और इंडिया इसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जिसकी वजह से हम आज भी अपने मैप में ये वाला हिस्सा दिखाते हैं। देन यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो एरिया है ये अरुणाचल, ऑल्दो इट्स अ फिजिकल मैप, बट यहाँ पर आपको पता है ये सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है। और जो अरुणाचल प्रदेश है चाइना उसको क्लेम करता है। चाइना कहता है कि ये सदर्न तिब्बत है और ये चाइना का पार्ट होना चाहिए, लेकिन इंडिया बिल्कुल ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, हमारा पार्ट है और हमेशा हमारा ही रहेगा। तो अब फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1957 से 1959 में चाइना ने अक्साई चिन एरिया, जो भी मैंने आपको दिखाया, जो कश्मीर आपको नहीं दिख रहा था वो अक्साई चिन है बेसिकली, वो एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था और वहाँ पर वो लोग रोड भी बनाने लग गए थे। मतलब हम लोग यहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं और वो वहाँ पर रोड बना रहे हैं हमारे ही एरिया पे, जो हमारा एरिया था। और उसके बाद जब वो ऑक्यूपाई हो भी गया था तो जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था हाँ वहाँ पर तो ज़्यादा आबादी, वो तो बंजर सा इलाका था, बेकार सा इलाका था एंड ऑल दैट, जिनके लिए ओपोजिशन पार्टीज मेनली बीजेपी उनको आज भी क्रिटिसाइज करती हैं। और कई बार जब चाइना अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, यानी कि वो यही कहना चाहते हैं कि 1962 में जब हम हारे थे तुमसे बहुत बुरी तरह से, तो अब हम वैसे नहीं हैं, अब हम बहुत ही ज़्यादा सजग हैं और हमें पता है कि तुम्हें कैसे डील करना है। इवन जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स भी लिए थे तो अक्वायर किए थे, तो हमने चाइनीज़ अग्रेशन को ध्यान में रखते हुए किए थे कि चाइनीज़ अग्रेशन बहुत ज़्यादा था। और उस वक्त के जो लीडर थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी थे 1998 में, और वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट थे इस बारे में, क्योंकि जब हमारी वॉर भी हुई थी उसके बाद से ये लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए। ओके 1967 में चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए थे, उसके बाद से ये लोग सभी चाह रहे थे। फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गए। अब 1962 में तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि क्या हो रहा था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, सबका दिमाग यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था। चाइना ने क्या किया, चाइना ने लिया मौका संभाल और इंडिया पे अटैक कर दिया। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का एरिया कैप्चर किया पहले हफ्ते में, और अगले महीने क्या किया कि ना वेस्टर्न फ्रंट है जो लद्दाख का, जो अक्साई चिन एरिया है, वो वाला सारा एरिया कैप्चर कर लिया। और अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करके वो जो आसाम है, आसाम के प्लेन के एंट्री पॉइंट पर आ खड़े हुए थे। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लिया था। फाइनली चाइना ने एक यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया, जिसके अंदर उन्होंने खुद ने ही बिना इंडिया की मतलब खुद ने अपनी मर्जी से ही वो लोग अरुणाचल प्रदेश का एरिया उन्होंने छोड़ दिया, और जहाँ तक भी वो पहुँचे थे वो एरिया उन्होंने छोड़ दिया और वो लोग वहीं चले गए जहाँ पर उन्होंने अपना इन्वेजन स्टार्ट किया था। मगर
वो लोग अक्साई चिन का एरिया उनके पास जा चुका था। तो ये सब कुछ हुआ था और हमारी आर्मी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और यूं कहूँगी कि हम लोग वहाँ पर उस वक्त बहुत बुरी तरह से हार गए थे। अब जब ये सब हो गया था तो चाइना ने इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ख़राब कर दी थी बाहर के देशों में। एक सीक्रेट एक मिशन था चाइना का ये भी कि इंडिया एक तरह से लीडर देखा जा रहा था सभी गरीब देशों का और उनकी मांग उठाने वाला, और एक बाहर की कंट्रीज जो रिच कंट्रीज थी वो भी इंडिया को विद हाई रिगार्ड देख रही थी। तो चाइना को शायद जलन भी हो रही थी, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना को जलन भी हो रही थी इस चीज़ की। तो एक ट्रिगर्ड मूवमेंट ये भी था, एक चीज़ ने ये भी किया कि इंडिया ऐसे कैसे बन रहा है, तो अब मुझे अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। और ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, इट्स नॉट ऑफ कोर्स इन योर एनसीईआरटी, लेकिन या तो ये चीज़ है। एंड देन इंडिया को अप्रोच करना पड़ा अमेरिकन और ब्रिटिशर्स को, ताकि वो लोग मिलिट्री ले सके, ताकि वो इस क्राइसिस से निकल आए। इंडिया का जो फ्रेंड था सोवियत यूनियन, वो तो न्यूट्रल ही रहेगा भी, क्योंकि चाइना तो सोवियत यूनियन के साथ था ना कोल्ड वॉर में। अब सोवियत यूनियन चाइना की साइड तो ले नहीं सकता, चाइना के अगेंस्ट तो हो नहीं सकता, और अगर चाइना की साइड लेता है दैट मीन्स कि फिर इंडिया को बुरा लग जाएगा। मतलब इंडिया चाइना चल रहा था कि इंडिया के साथ सोवियत यूनियन के बड़े अच्छे रिश्ते थे, चाहे इंडिया सोवियत यूनियन की साइड नहीं था। सोवियत यूनियन को कुछ समझ रहे हैं वो न्यूट्रल रहे, मगर फिर अमेरिकन और ब्रिटिशर्स से कहा हमें मिलिट्री दो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नेशनल ह्यूमिलिएशन हुई हमारी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और नेशनलिज्म की स्पिरिट स्ट्रेंथन हुई, मजबूत हुई। लोग बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक हो गए और देश के लिए खड़े होने वाले, और बहुत ऐसे मन में भाव आ गए। और कुछ कमांडर्स जो थे या तो वो रिटायर हो गए थे या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिए थे, जो टॉप आर्मी कमांडर थे, जो टॉप के लोग थे आर्मी के। वो डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन, उनको भी कैबिनेट छोड़ना पड़ा था। और नेहरू के खुद की पर्सनैलिटी को बहुत नुकसान पहुंचा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अजीब सा चाइनीज़ इंटेंशन को बड़ा ही भोला बताया था, और उन्होंने बिल्कुल मिलिट्री की प्रिपरेशन नहीं की थी, जो कि गलत था। क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये मानना पड़ेगा कि हर कंट्री इंटरेस्ट से चलती है, उसका जो इंटरेस्ट है। यहाँ पर देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, जिसके जो इंटरेस्ट है वो उस तरह से हो जाता है। पहली बार उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और लोकसभा में डिबेट किया गया, और कांग्रेस कई सारे बाई इलेक्शंस भी हार गई थी लोकसभा के, और कांग्रेस के अगेंस्ट लोगों का मूड हो गया था। यहाँ पर आप फास्ट फॉरवर्ड पढ़ सकते हो, मैं चाहूँगी आप चैप्टर 5 से इसे पढ़ लें कि किस तरह से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे, और ये तभी रिस्टोर हुए जब हम 1976 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे लीडर थे हमारी तरफ से, टॉप लेवल लीडर, जिन्होंने चाइना को विजिट किया 1979 में, और राजीव गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर दिस वॉर 1962 वाली, जिन्होंने चाइना को विजिट किया। और तब से हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जितना भी कुछ है चाइना के साथ, वो सब ट्रेड बेस्ड है। अब हम लोग ज़्यादा भाई भाई नहीं करते, ज़्यादा भाईचारा नहीं फैलाते, वी आर फोकस्ड ऑन ट्रेड नाउ। अब अगर साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बहुत नुकसान हुआ था। कुछ लोग यूएसएसआर की साइड थे, जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में रहे, कुछ लोग चाइना की साइड थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिन्होंने नई पार्टी बना ली 1964 में। कुछ लीडर्स सीपीआईएम के, जो कि चाइना जैसी आइडियोलॉजी रखती थी, और जिन्होंने जो प्रो चाइना थे, थोड़े चाइना की साइड थे, वो अरेस्ट भी कर लिए गए थे, क्योंकि आप ऐसे कैसे चाइना की साइड हो सकते हो आफ्टर दिस वॉर। तो ये चीज़ें थी, और जब इंडिया चाइना की ये वाली सिचुएशन आई, तब हमें ये पता चला कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की कितनी प्रॉब्लम है। मतलब उनके साथ वो सिर्फ आइसोलेटेड और अंडर डेवलप्ड ही नहीं है, वो लोग वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वहाँ पर प्रॉब्लम नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी की भी है। दैट मीन्स कि दे आर नॉट एट ऑल इन, मतलब उस वक्त का, आज का टाइम तो ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट है,
पुराने टाइम से। 2020 का टाइम तो काफ़ी डिफरेंट है, मगर शुरुआत का जो टाइम था, जो 60s वगैरह का डिकेड था, उस वक्त तो कोई कंसेंसस भी नहीं थी वहाँ पर इंडिया के साथ मिलने की भी, या यूनिटी भी मेंटेन करने की, या फिर आइसोलेशन था और डेवलपमेंट भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब जैसे चाइना के साथ वॉर हुई तो हमको ये पता चला कि हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और नागालैंड को स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा अब तक यूनियन टेरिटरीज ही थी, लेकिन उनको ये मौका दे दिया गया कि वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना सकती हैं। और आफ्टर दैट इन सभी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम and all these, Meghalaya, Assam to was earlier also, so Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Meghalaya, and इन सबको भी स्टेटहुड दे दिया गया। सो दिस वाज अ थिंग। और आज की अगर बात करें तो चाइना की, तुम्हें पता है कि गलवान चल रहा है, वहाँ पर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चाइनीज़ फोर्सेस के साथ। फिर अभी ऐसा आ रहा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी अपना अग्रेशन दिखा रहा है, और ये चीज़ चल रही है। इसके अलावा मोदी जी ने चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए हैं, 118, पबजी वगैरह, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर था। और इसके साथ ही काफ़ी सारे ऐप्स हैं जैसे जेंडर, कैम स्कैनर एंड ऑल दैट, जो कि पॉपुलरली यूज्ड ऐप थे। और चाइनीज़ ऑल दो हार्डवेयर बहुत ज़्यादा चलता है, हमें भी पता है। और कहने का मतलब है चाइनीज़ मार्केट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, मतलब चाइना को बहुत मार्केट मिलता है इंडिया का। और कहीं ना कहीं अभी वो काउंटर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरह से चाइना मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहा है वो सही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर में मिला सकते हैं, क्योंकि पढ़ना इज़ नॉट ओनली बुक का पढ़ना, इट इज़ ऑल्सो अबाउट करंट अफेयर्स, तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दीज करंट अफेयर्स ऑल्सो। दिस इज़ द एंड of this video. Thanks for watching it. Stay tuned for more.